नमस्कार। गाय गोचर एवं गाव भारतीय संस्कृति के आधार। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, गाय जो है उसके बारे में हम सब जानते हैं। जब हम बचपन में पढ़ते थे तब गाय के लेख भी हमने पढ़े हैं। तो गाय कोई सामान्य रूप से सिर्फ पशु ही नहीं है, अपितु हमारी संस्कृति और सभ्यता के अंदर गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय हमारी माता है, इस प्रकार से भी हम जानते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास भी होता है। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से हमारे शरीर के अंदर उसका दूध का पान करने से शरीर में अनेक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है और अनेक प्रकार की लाभ भी उनसे हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे दाएं हो और गाय मेरे बाएं हो। मैं हमेशा गांवों के मध्य ही निवास करूं। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है। तो गाय हमारी संस्कृति की आधार रही है। यह गो प्रधान देश रहा है, इसलिए गाय हम सब के लिए सम्माननीय है। गाय का संरक्षण करना, गो पालन करना सबके लिए हितकारी है। श्री कृष्ण तो अपने आप को गोपाल के नाम से ही संबोधित करना पसंद करते थे। गोपालन एक श्रेष्ठ कर्म है। गायों के लिए कई राजाओं ने गाय की सेवा की। राजा दिलीप का भी उदाहरण आता है। राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उनके गुरु वशिष्ठ ने बताया कि आप गाय की सेवा कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जो गाय थी उसकी राजा दिलीप सेवा करते हैं। तो सेवा तन मन और धन से युक्त होकर के करते हैं। तो एक समय की बात है कि उनकी परीक्षा भी ली जाती है। भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं कि राजा किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो एक समय गाय गुफा में प्रवेश करती है, तो उसी समय कुंभोदर नामक एक सिंह उसके ऊपर आक्रमण करता है और राजा गाय की खोज करते करते अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ वहां पहुंचते हैं और उस कुंभोदर नामक सिंह से निवेदन करते हैं कि इस गाय को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। यह वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्य के अंदर प्राप्त होता है। तो इस परीक्षा में राजा सफल हो जाते हैं और फिर राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, जो राजा रघु के नाम से प्रसिद्ध होता है और जिसने विश्वजिति यज्ञ किया था और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। गाय समुद्र मंथन में से निकली है और गाय की रक्षा के लिए हमारे यहाँ पर कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबू जी के बारे में जानते हैं, तेजा जी के बारे में भी हम जानते हैं, अड़बू जी के बारे में भी जानते हैं, देव नारायण जी के बारे में भी जानते हैं और जो लोक देवता है वो सभी
और इसके अलावा हमारे यहाँ पर गायों की रक्षा करने के लिए कई हमारे पूर्वजों ने प्राणों की आहुति भी दी है, झुंझार भी हुए हैं गायों की रक्षा करते हुए। इसलिए वो आज उसको मामा जी कह सकते हैं, खेतला जी के नाम से, भूमिया जी के नाम से भी अनेक स्थानों पर जाना जाता है। इसलिए गाय का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य होता है। गाय यदि हमारी सुरक्षित रहेगी तो हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि गो प्रधान यह देश रहा है और गाय हमारी संस्कृति का एक आधार स्तंभ रही है। फिर गोचर, गायों को चरने के लिए गोचर की व्यवस्था अपने यहाँ पर थी। राजतंत्र के अंदर गायों को चरने के लिए गोचर होता था, जो सिर्फ गाय ही उसमें चरती थी। उसको ओरण के नाम से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। गोचर कहते हैं, ओरण भी कहते हैं, कभी कभी उनको बीड़ा भी बोलते हैं। गोचर है, ओरण है, बीड़ा है, यह सब भूमि गायों के लिए सुरक्षित होती थी ताकि गाय उसके अंदर चर करके अपना पेट भर सकें। गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि भूमि एक अलग अलग भागों में विभाजित होती थी। रहने के लिए, खेती के लिए गोचर, नाड़ी के लिए, इसके अलावा अनेक प्रकार से भूमि का विभाजन होता था, जिसके अंतर्गत गायों के लिए भी भूमि हुआ करती थी। गाय के अलावा अन्य जो अपने देव स्थान के अंदर पूजा करने वाले व्यक्ति होते थे, उनके लिए भी भूमि की व्यवस्था होती थी। कबूतरों के लिए भी भू प्रबंध की व्यवस्था होती थी कि इसमें जो उत्पादन होगा वो कबूतरों के काम में आएगा। इसके अलावा अन्य जो समाज, अन्य जो सेवा करने वाले लोग थे, उनके लिए भी भूमि की गांवों में इस प्रकार से व्यवस्था होती थी ताकि उन खेतों से अन्न उत्पादन हो करके वो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकते थे। तो गोचर सुरक्षित होने जरूरी है। वर्तमान काल में देखते हैं तो धीरे धीरे गोचर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और गोचर को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है, क्योंकि गोचर होगा तो ही गाय वहाँ जाकर के अपना पेट भर सकती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो गायों की रखवाली करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लोग अर्थ प्रधान युग में अर्थ को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, इसलिए गायों का रक्षण करना, संरक्षण करना, पालन करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति कम हो गई है और लोग भैंसों की तरफ उसका पालन करना और उसके दूध से अपने जीवन का निर्वाह करना, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अपने को गाय की रक्षा करना, गोपालन, गो संरक्षण, ये अति आवश्यक है। तो गायों के चरने के लिए गोचर सुरक्षित होने जरूरी है। गोचर सुरक्षित होंगे तो गाय सुरक्षित रहेगी। इसलिए हम सबका दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि जो गोचर की भूमि है वो सभी ओर से सुरक्षित हो, उस पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं हो और वो गायों के लिए सुरक्षित रहे, ऐसी अपेक्षा भी है। फिर गांव जो है वो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ रहे हैं। यह देश गांवों का देश है। भारतवर्ष के अंदर लगभग 7,000 की संख्या में गांव हैं। तो गांव जो है वह, क्योंकि यह भारतवर्ष गांवों का ही देश रहा है, अंग्रेज आने से पहले यह भारतवर्ष अधिकांश मात्रा में 100 में से लगभग 95% लोग गांवों में रहते थे। गाय अपने आप में गांव जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते थे। गांवों की व्यवस्था अति उत्तम हुआ करती थी। गांव में सब लोग मिलजुल करके रहते थे। गांवों में सब लोग
गांवों में भी एक प्रकार से अपने आप में मंत्रिमंडल होता है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल हुआ करता है उसी प्रकार से गांवों में भी व्यवस्था होती थी। गांव के जागीरदार होते थे जो गांव की रक्षा के लिए कटिबद्ध होते थे और जागीरदार के द्वारा गांवों में प्रशासन की व्यवस्था होती थी और वहाँ पर सब लोग मिल करके, गांव चौधरी मिल करके और इसके अलावा अन्य लोग मिल करके गांव को सुरक्षित रखने में, गांव को सुरक्षित रखने में वो कटिबद्ध होते थे और ये सब लोग मिल करके गांव के बारे में, गांव के हित के बारे में चिंतन और मनन करते थे। गांवों में किसी भी प्रकार का किसी के कोई दुख दर्द होता था तो सब लोग मिलजुल करके उसके सहयोग करते थे और यदि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दुखी होता था तो उसकी सहायता भी करते थे और करते भी हैं। अभी भी इस प्रकार की स्थिति गांवों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा गांवों में सब लोग प्रेम से रहते हैं और सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना के साथ में जीवन निर्वाह करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और गांवों में सोमवार के समय में हम सब को पता है कि सभी स्थान पर भगवान भोलेनाथ, शिव जी के, महादेव जी के मंदिर हुआ करते हैं। तो सोमवार के समय में गांव की बैठक होती है जिसमें गांव में प्रबुद्ध गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और गांवों के बारे में, गांव के हित के बारे में, गांव के बहुमुखी विकास के बारे में सब लोग मिलकर के चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर गांव की गतिविधि के बारे में उस स्थान पर बातचीत भी होती है। इसके अलावा गांवों में हम सब जानते हैं कि वस्तु विनिमय के माध्यम से भी एक दूसरे का काम चलता है, क्योंकि वस्तु विनिमय हमारी संस्कृति का आधार रही है। जब ऐसा कहते हैं कि जिसके पास में ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे ज़्यादा धनवान माना जाता था। गोधन से व्यक्ति धनवान माना जाता था और हम सब के घरों में पहले गाय होती थी। गाय के दर्शन सबसे पवित्र माने जाते हैं और यदि व्यक्ति मान लो अपवित्र भी हो जाता है, ऐसा कहते हैं, तो गाय का पूंछ को स्पर्श करने से वह पवित्र हो जाता था। जहाँ पर गाय ठाण जो होता है, ठाण यानी स्थान, वहाँ पर पहुँच करके गाय के पूंछ को स्पर्श करके लोग पवित्र हो जाया करते थे। ऐसा भी वडेरे गांवों के बताते हैं। तो गांव अपने आप में समृद्ध होते थे, गांव अपने आप में सभी प्रकार से सुविधाओं से युक्त होते थे और स्वतंत्र भी होते थे और सक्षम भी होते थे और वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार चलता था। सब लोग प्रेम से रहते हैं और सबके कर्म धर्म होते हैं। किसान है वो खेती करता है, दर्जी सिलाई का काम करता है, कुंभार मिट्टी के घड़े बनाता है, सुथार कारीगरी का काम करता है, लोहार खेत के अंदर चलाने के लिए हल इत्यादि और अन्य उपकरण जो खेती के काम में आते हैं उस प्रकार से बना करके जीवन निर्वाह करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सब लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम में लगे हुए होते हैं और इसके बदले में वस्तु विनिमय यानी बाजरे का विनिमय होता था। अपने यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जब राजतंत्र के अंदर एक ही फसल होती थी, विशेषकर जो बारिश चातुर्मास के अंदर होती थी, वह खरीफ की फसल होती थी और खरीफ की फसल एक जगह एकत्रित कर दी जाती थी जिसको लाटा कहते थे। और लाटेदारी व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष में एक बार जागीरदार के मार्गदर्शन में कामदार और गांव चौधरी एवं अन्य गांव के गणमान्य लोग मिल करके उस फसल का विभाजन करते थे और इसके बाद अलग अलग रूप से उस फसल को दिया जाता था और उसको जिसको लाटा बाटा भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था थी और बाजरी जो है उसके माध्यम से अपने यहाँ पर व्यापार चलता था। अदला बदली यानी बाजरी देते थे और अपना काम चलाते थे।
और सभी प्रकार से लोग सुरक्षित थे और गांव समृद्ध थे, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से युक्त थे। धन्यवाद।